जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये रहा आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न। क्या कहता है भाई सबसे पहला प्रश्न हमारा? सबसे पहला प्रश्न कहता है एक संख्या को जब 3 से गुना करते हैं तो वह वर्ग संख्या बन जाती है, और जब उसे 3 से भाग देते हैं तो वह एक वर्ग संख्या बन जाती है। वह संख्या क्या है? मतलब कि एक संख्या है, एक संख्या मान लीजिए x है, उसको जब 3 से गुणा करते हैं तो वह एक वर्ग संख्या मतलब कि एक स्क्वायर्ड नंबर बन जाता है। भाई यहां पर देखिए, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3 it becomes a square number, and when it is divided by 3 it becomes a square number. That number is मतलब कि जब किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर 3 से डिवाइड किया जाता है तो वह नंबर एक स्क्वायर नंबर मतलब कि एक वर्ग संख्या बन जाता है। तो भाई वह संख्या कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। भाई देखिए सिंपल सी प्रोसेस, वो संख्या है 27। भाई क्या है? 27, क्योंकि 27 के अंदर आप जब 3 का भाग देते हैं तो अपने को 9 मिलता है, और 9 एक क्या है? स्क्वायर नंबर है, एक वर्ग संख्या है। सिमिलरली 27 को जब आप 3 से गुणा करते हैं तो आपको 81 मतलब कि 81 मिलता है, जो कि अगेन एक वर्ग संख्या है। तो फिर कुल मिलाकर हमारा उत्तर क्या हो गया भाई? 27 हमारा सही उत्तर हो जाता है। भाई किस किस को यह प्रश्न आ रहा था नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा दूसरा प्रश्न? देखिए संख्या, यहां पर दूसरा प्रश्न कहता है संख्या 24,890 में 2 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर होगा। What will be the difference between the face value and the place value of 2 in the number 24,890? यहां पर बात करते हैं कि आपको एक नंबर दिया गया है 24,890। इस 24,890 में आपको 2 के स्थानीय मान और जातीय मान मतलब कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू जो है उनका डिफरेंस क्या होगा वो हमें बताना है। तो भाई देखिए 2 की फेस वैल्यू की बात करते हैं। क्या बात करते हैं भाई? फेस वैल्यू की मतलब क्या होता है? जातीय मान। भाई 2 का जातीय मान क्या होगा? इसके अंदर 2 ही होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का फेस वैल्यू जो होता है, जातीय मान जो होता है वो हमेशा वो नंबर वो अंक खुद होता है। तो यहां पर 2 का 2 हो गया। फिर हम बात करते हैं 2 के स्थानीय मान की, मतलब कि इसके प्लेस वैल्यू की। क्या होगा भाई? 2 का प्लेस वैल्यू होगा 2 0 0 0 0, क्योंकि 2 के पीछे कुल कितने अंक हैं उतने 0 आप डाल दीजिए। अब इसमें से 2 को माइनस कर दीजिए तो भाई पीछे क्या बचा? 8 9 9 9 1। ये हमारा उत्तर होना चाहिए। तो भाई कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होता है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में, तीसरे इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। क्या कहता है? एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपए में खरीदा और उस पर 400 रुपए अतिरिक्त खर्च करके 1500 में उसे बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत है। A man bought a transistor for Rs 800 and sold it for Rs 1500 after spending 400 extra on it. What is his profit percent? मतलब कि एक व्यक्ति है जिसने एक ट्रांजिस्टर मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको परचेज किया है। मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको उसने परचेज किया है। अब उसको परचेज किया है उसने 800 रुपीज में। भाई 800 रुपीज क्या है भाई? ये उसने इसको परचेज किया है, लेकिन 400 रुपीज उसने उसके ऊपर रिपेयरिंग के लिए या फिर किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा में खर्च कर लिए। तो भाई कुल मिलाकर उसको वो ट्रांजिस्टर पड़ गया 1200 रुपीज में, 1200 रुपए का। अब 1200 रुपए का उसको वो ट्रांजिस्टर मिला, लेकिन उसने उसको 1500 में बेच दिया। अब भाई 1200 में खरीदा, 1500 में बेच दिया, तो कुल मिलाकर उसको 300 रुपए का फायदा हो गया। अब 300 रुपए का फायदा हो गया, लेकिन यहां पर हमें पूछ रहा है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। तो भाई ये है उसका लाभ। अब आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है या फिर जो लाभ का प्रतिशत होता है वो क्या होता है? वो होता है लाभ मतलब कि प्रॉफिट
बट्टा में कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य गुणा में 100। अब आपको देखिए लाभ हुआ है 300 रुपीज का, अब कॉस्ट प्राइस था 1200 रुपीज, मल्टीप्लाई करना है 100 से, 0 to 0 कैंसिल। यहां पर आप देखिए क्या आएगा, यहां पर ले जाएगा 4 एंड इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो आ गया 100। ओके, ये आ गया 100 एंड यहां पर इसको काटते हैं तो 25, मतलब कि 25% हमारा आंसर हमें देखने को मिल रहा है। सो 25 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। भाई क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन, देखिए संख्या 76,895 में से छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि यह 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर 76,895 सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 16। मतलब कि एक नंबर आपको दिया गया है 76,895, इसमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जो नंबर आपको मिलेगा वो 16 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। बात करते हैं 16 से कंप्लीटली डिविजिबल होने वाले नंबर के बारे में। देखिएगा यहां पर जैसे कि आपके सामने एक नंबर दिया गया है 76,895, इसके अंदर आप क्या कीजिए 16 से इसको डिवाइड कीजिए। क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है हमारे पास, यहां पर आएगा 16 संग चिन्ह होते हैं, मतलब 96 होते हैं, 16 पंजे 80, 16 चौका 64, ठीक है 64 आ गया, माइनस किया 12 मिला 8 लगाया, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 संग चिन्ह और 16 7 112, 16 8 128, 8 128, 0 0 रह गया, 95 लिखा, 0 लगा दो भले ही, लेकिन अब हम इसके अंदर 16 का भाग देते हैं। 16 संग छिन्नू आता है, 16 संग 96 आता है, तो 16 का 5 बार भाग जाएगा और पीछे 96 है तो 80 आ गया, 15 बच गया। अब ये देखिए 15 बच चुका है, अगर हम इस 15 को इस 76,895 में से माइनस कर देते हैं, 76,895 में से देखिए 76,895 में से अगर हम 15 को माइनस कर देते हैं तो हमारे को मिल जाता है 76,880, और 76,880 में 16 का भाग पूरा जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारे यहां पर 15 बच रहा है, और अगर रिमाइंडर 0 बच जाए इट मींस ये जो है डिवाइड कंप्लीटली हो रहा है। सो दैट्स व्हाई 15 इज आवर करेक्ट आंसर। भाई किस किस को ये प्रश्न समझ में नहीं आया बताइए बच्चों, किस किस को समझ में नहीं आया? बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो नंबर आपको दिया गया है उसके अंदर इसका डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए फिफ्थ क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है आज का हमारा 5वां प्रश्न, 5 भाइयों की औसत आयु 10 वर्ष है, अगर हम वहां पिता की उम्र जोड़ते हैं तो उनकी औसत आयु 10 साल बढ़ जाएगी। पिता की उम्र क्या है? द एवरेज एज ऑफ 5 ब्रदर्स इज 10 ईयर्स। इफ वी एड देयर फादर्स एज देन देयर एवरेज एज विल बी इंक्रीज्ड बाय 10 ईयर्स। व्हाट इज द फादर्स एज? देखिए बच्चों यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि 5 ब्रदर्स हैं, ब्रदर ए 1, ब्रदर 2, ब्रदर 3, ब्रदर 4 एंड ब्रदर 5। इनका जो औसत उम्र है, औसत उम्र क्या होता है भाई? एवरेज एज। एवरेज क्या होता है भाई? क्या होता है? द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। मतलब कि यहां पर हमें कुल 5 वैल्यूज दी गई है, तो इन सभी की एज को हमने जोड़ा, ठीक है, उसके अंदर हमने 5 का डिवाइड किया तो हमें इनका औसत मिल गया 10 वर्ष। ये हमें दिया गया है, ठीक है, 10 वर्ष मिल गया। लेकिन यहां पर क्या कहा गया, अगर हम वहां पिता की उम्र जोड़ते हैं तो उनकी औसत आयु 10 साल बढ़ जाएगी, मतलब कि अब 20 साल हो जाएगी। आइए बात करते हैं। देखिएगा यहां पर पहले इनकी औसत आयु इतनी थी, तो कुल मिलाकर इन सभी की जो एज थी, कुल एज कितनी थी? इस 5 को सेट दे लो तो भाई B1 + B2 + B3 + B4 + B5 कितनी थी भाई?
50 साल हो रही थी। कुल मिलाकर कितनी हो रही थी? 50 साल, क्योंकि 5 और 10 को हमने गुणा कर दिया। अब उसके बाद आप देखिए यहां पर इसने कहा कि फादर की एज को जोड़ते हैं, मतलब कि अब ये जो 5 भाई थे, B1 से लेकर B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5, इसके अंदर अगर हम उसके फादर की एज को जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 6 हो गए। अब 6 की उम्र जो होती है उनका औसत जो होता है वो हो जाता है 20 साल, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि उनकी जो है औसत उम्र 10 साल बढ़ जाती है तो 20 साल हो जाती है। अब आप जानते हैं उन सभी भाइयों की कुल मिलाकर जो उम्र थी वो 50 साल थी। भाई कितने साल थी? 50 साल थी। तो हम B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 की जगह 50 साल लिख सकते हैं। तो फादर की उम्र प्लस 50 साल बट्टा में 6, 20 साल होते हैं। अब इसको उस साइड लिख करके जाइए तो फादर की उम्र बराबर क्या होगी? 6 दूने 12, 120, 120 में से 50 को घटा दो तो 70 साल। फादर की उम्र क्या थी भाई? 70 साल फादर की उम्र थी। भाई किस किस को ये समझ में नहीं आया? देखिए एक बार फिर से समझाता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 5 भाई थे, B1 से लेकर B5, इनकी औसत उम्र 10 साल थी। अब आप जानते हैं B1 से लेकर B5 तक जब हम इन सबको जोड़ते हैं और 5 का भाग देते हैं तो हम यहां पर उसकी जो औसत उम्र होती है वो हमें मिलती है। अब हम जानना चाहते हैं कि भाई पांचों भाइयों की कुल मिलाकर उम्र कितनी है, तो 5 को उस साइड ले लो तो B1 प्लस B2 प्लस ऐसे करते करते B5 तक की जो उम्र होगी वो 50 साल हो जाएगी। अब उसके फादर की उम्र को जोड़ दिया गया, मतलब कि फादर और B1 से लेकर B5 इन सबको जोड़ दिया गया तो कुल मिलाकर मुझे क्या मिल गया? फादर प्लस 50 साल बट्टा में 6, क्योंकि पहले 5 थे और एक हो गए फादर 6, ये कुल मिलाकर 20 साल हो गया, क्योंकि यहां पर दिया गया है कि उनकी उम्र जो है 10 साल बढ़ जाएगी। इसको उस साइड लिया और इसको हमने फादर की उम्र ज्ञात कर ली। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। भाई क्या कहता है आज का हमारा छठा प्रश्न? देखिए 100 में से 100% क्या होगा, या फिर 100 का 100% क्या होगा? 100 का 100% क्या होगा? वॉट विल बी द 100% ऑफ 100? अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर 10,000, लेकिन ये गलत है। आप जानते हैं परसेंटेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो परसेंटेज दिया गया है उसके अंदर 100 का डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 100 के, सॉरी जो नंबर आपको दिया गया है उसके साथ में। यहां पर क्या होता है कि परसेंटेज आपको दिया गया है 100, सो 100 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 टू 100 कैंसिल, क्या बचा भाई? 100 इज आवर करेक्ट आंसर। सो 100 का 100% हमेशा 100 ही होता है, यहां पर कंफ्यूज होने वाली बात कोई नहीं थी। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, 7वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहता है हमारा 7वां प्रश्न? 500 मीटर लंबी ट्रेन 60 मीटर प्रति घंटा की गति से 500 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पास करेगी, मतलब कि पार करेगी? इन हाउ मच ऑफ टाइम अ 500 meter long train will pass the 500 meters platform at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक ट्रेन है हमारे पास यहां पर, वो ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इस स्पीड से, इस गति से वो जा रही है। अब ये ट्रेन खुद जो है यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर बी तक मान लीजिए एक ट्रेन है जो 500 मीटर है। कितने मीटर भाई? 500 मीटर है। अब सी से लेकर डी तक मान लीजिए, या फिर मान लीजिए सी से लेकर डी तक, या फिर बी से लेकर डी तक मान लीजिए, है ना, क्योंकि बी से शुरू हो रहे हैं। बी से लेकर डी तक एक प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है। देखिए यहां पर बी से लेकर डी तक एक प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है जिसकी लंबाई 500 मीटर है। भाई 500 मीटर तो ट्रेन की खुद की लंबाई और 500 मीटर का प्लेटफॉर्म। अब ट्रेन का स्टार्टिंग वाला मुंह यहां पर है, मतलब कि जहां पर ये प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है वहां पर ट्रेन खड़ी है। अब ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी, मतलब कि ट्रेन का जो ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट ए है ये यहां तक पहुंच जाना चाहिए। भाई अब आप देखिए ये यहां से, ये पॉइंट यहां से उठकर यहां आएगा, तो भाई 500 मीटर तो ये हो गया और 500 मीटर ये हो गया, तो कुल मिलाकर इस ट्रेन को 1000 मीटर पार करना होगा, मतलब कि 1 किलोमीटर पार करना होगा। ओके,
अब यहां पर ट्रेन की स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी स्पीड दी गई है। अब आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर होता है दूरी बट्टा में चाल। अब दूरी मतलब कि डिस्टेंस हमें दी गई है 1 किलोमीटर और यहां पर हमें उसकी स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। सो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहां पर आप एक चीज का ध्यान दीजिए कि यहां पर यह दिया गया है 1 किलोमीटर और नीचे की साइड दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि यहां पर यह ट्रेन जो है, ये ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि 60 किलोमीटर इन 60 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर जो होता है, 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। अगर ये ट्रेन 60 मतलब कि 60 किलोमीटर पर आवर है, इट मींस 60 किलोमीटर पर 60 मिनट्स है। तो अब यहां पर आप देखिए 60 मिनट्स में ये जो है आपके 60 किलोमीटर को पार करती है। अगर 60 किलोमीटर को ये 60 मिनट्स में पार करती है तो 1 किलोमीटर को कितने में पार करेगी, 1 मिनट में। अगर 60 किलोमीटर ये 60 मिनट में पार करती है, सो 60 टू 60 कैंसिल, 1 किलोमीटर को 1 मिनट में पार करेगी। सो 1 मिनट हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए 8वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 3 घंटियां एक साथ 7:30 बजे बजती हैं। अगर वे हर 4, 5 और 6 मिनट के बाद क्रमशः बजती हैं तो अगली बार कितने बजे वे एक साथ फिर से बजेगी। 3 bells ring simultaneously at 7:30 AM. If they ring after every 4, 5 and 6 minutes respectively, then when next time will they ring again simultaneously? मतलब कि 3 घंटियां आपको दी गई हैं। एक घंटी जो है वो हर 4 मिनट के बाद बजती है, एक घंटी है हर 5 मिनट के बाद और एक है जो हर 6 मिनट के बाद। लेकिन मॉर्निंग में 7:30 7:30 पर वो एक साथ रिंग करती है। अब मान लीजिए एक है घंटी ए, एक है घंटी बी, एक है घंटी सी। घंटी ए जो है वो पहले 7:30 बजे बज जाती है, घंटी बी भी 7:30 बजे बज जाती है, घंटी सी भी 7:30 बजे रिंग कर लेती है। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, घंटी ए जो है वो 4 मिनट के बाद मतलब कि 7:34 पर रिंग करेगी। घंटी बी 5 मिनट्स के बाद मतलब कि 7:35 पर रिंग करेगी। घंटी सी 7:36 के ऊपर रिंग करेगी। लेकिन हमें बताना है कि नेक्स्ट टाइम इक्वल मतलब कि सेम टाइम ये कब रिंग करने वाली है। तो ऐसे में मैंने आपको समझाया था जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाला, उसके अंदर मैंने आपको एलसीएम के बारे में बताया था कि आपको क्या करना है भाई, एलसीएम फाइंड आउट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, इन सभी का लसअप ज्ञात करना है, लसअप ज्ञात करना है। तो 5, 4, 5 और 6 का लसअप क्या होगा भाई, 4, 5 और 6, इसका लसअप होगा हमारे पास 4 का भाग दिया, 2 का भाग दिया, 2 आया, 5 आया, 3 आया, 2, 1, 5, 3, फिर 5 और 3 से आ गया तो क्या आ गया, 5 या 15 दूने 30 दूने 60, इनका लसअप आ गया 60 मिनट। क्या आ गया भाई, 60 मिनट इनका लसअप आ गया। मतलब कि 1 घंटा, मतलब कि ये जो भी घंटियां हैं ये हर 1 घंटे के बाद बजती हैं, मतलब साथ में बजती हैं। 7:30 में 1 घंटा जोड़ दो मतलब कि 8:30। 8:30 बजे ये घंटियां एक बार फिर से साथ में बजेगी। बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में, लेकिन उससे पहले बताइए बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। एक वर्ग का विकर्ण √8 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। The diagonal of an square is √8 meters, then what will be the area of the square? देखिए बात करते हैं, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का डायगोनल हमें दिया गया है √8। अब आप जानते हैं स्क्वायर का मतलब वर्ग, वर्ग की सारी भुजाएं सारी साइड्स इक्वल होती है, मान लीजिए ए है, ओके। लेकिन यहां पर हमें इसका डायगोनल दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था कि जो एरिया होता है स्क्वायर का एरिया होता है क्षेत्रफल। वो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भुजा जो होती है उसकी साइड, उसका वर्ग निकाल दो, स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, साइड का
स्क्वायर, लेकिन यहां पर हमें साइड नहीं दी गई है, तो इसलिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लेकिन यहां पर हम फिर से उस फॉर्मूले को बना लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये एक वर्ग है और ये उसका एक विकर्ण है, मतलब कि डायगोनल है, ये उसकी भुजा है, ये उसकी भुजा है, और बी उसका मान लीजिए डायगोनल है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग का अंडर रूट जो होता है वो बी के बराबर होता है। सो 2a का वर्ग जो होता है वो बी के बराबर होता है, तो बी बराबर क्या हो गया, 2a इंटू ए, ये हो गया बी बराबर। सो यहां से अगर मैं इसकी भुजा निकालना चाहूं तो भुजा बराबर क्या होगा, डायगोनल, मतलब कि विकर्ण में अंडर रूट 2 का भाग दे दो। और अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूं, मतलब कि भुजा का स्क्वायर, मतलब कि जो साइड है उसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर। सो एक जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, तो याद रखना उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सबसे पहला फॉर्मूला उसकी जो भुजा है, साइड है, उसका वर्ग निकाल दो, और दूसरा फॉर्मूला उसका जो डायगोनल दिया गया है, मतलब कि जो विकर्ण दिया गया है, उसमें अंडर रूट 2 का भाग दे दो और उसका वर्ग निकाल लो, या फिर उसके जो विकर्ण है उसका वर्ग निकाल के उसके अंदर 2 का भाग दे दो। तो यहां पर मुझे अंडर रूट 8 दिया गया है, सो अंडर रूट 8 का मैं वर्ग निकालता हूं और उसमें 2 का भाग देता हूं। सो अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 8 का वर्ग क्या होगा 8, और उसमें 2 का भाग दिया तो 4 स्क्वायर मीटर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। भाई मैं ऐसे बहुत से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया जाता है तो प्रतिशत में वृद्धि होगी। यहां पर अच्छा, ये मैं इसको जो है ट्रांसलेट करना भूल चुका था। चलिए, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, द cost of an object increased from 50 rupees to 100 rupees, then the increase in the percentage will be, मतलब कि जो परसेंटेज है उसमें कितना इंक्रीज होगा, ये हमसे पूछा गया है। भाई देखिए, यहां पर हम बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 50 रुपीज का था, अब उसको 100 रुपीज किया गया है, 50 रुपीज के बाद 100 रुपीज उसको किया गया है। तो भाई यहां पर बताइए कि कॉस्ट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर पहले 50 था अब 100 हो गया, मतलब कि 50% इंक्रीज हो गया, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमें निकालना क्या है कि भाई पहले 50 था अब 100 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ भाई, 100 माइनस 50 रुपीज इंक्रीज हुए। सो ये 50 रुपीज जो है, ये 50 रुपीज का कितना परसेंट है भाई, 50 रुपीज का क्या है भाई 100% है, क्योंकि यहां से 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100%। सो कॉस्ट 100% इंक्रीज होगी। तो भाई ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपके लिए एग्जाम में यही आपको सिलेक्शन दे जाएंगे। भाई आपके लिए बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस, मॉडल पेपर के वीडियोस, बहुत कुछ हमने दिया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग के लिए क्यों खास है ऑलराउंडर बीएसएस? बिकॉज आपको बता दें, ऑलराउंडर बीएसएस के फुल कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल मिलती है, मॉडल पेपर के पीडीएफ फाइल का जो सॉल्यूशन है, जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लास्ट ईयर पेपर सारे के सारे देखने को मिलेंगे और उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जहां पर आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सीखने को मिला है और क्या कुछ बचा हुआ है। मतलब कि एक स्ट्रेटेजी के साथ आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल और एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल को और इंस्टॉल कीजिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।